हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अपने क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ में आज हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं। ये अध्याय भी आपका नागरिक शास्त्र से ही है और अध्याय 4, जिसमें मेनली या मुख्यतः हमें जाति, धर्म और लैंगिक मसलों पर बात करनी है। जाति, धर्म और लैंगिक मसले से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, मुख्य प्रश्न, उन्हें इस क्वेश्चन बैंक से हम देखेंगे। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला अपना प्रश्न आगे पूछा गया है, भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं। धर्मनिरपेक्ष शासन, भारत में धर्मनिरपेक्षता है, भारत में सभी धर्मों को समान समझा गया है। अब हमें उन प्रावधानों की यहाँ पर चर्चा करनी है, उन प्रावधानों को बताना है जिससे यह साबित होता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक, हमें वो प्रावधान बताने हैं। प्रावधान किस में दिए गए होंगे? संविधान में दिए गए होंगे। तो भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1, पहला प्रावधान क्या किया गया? भारत के संविधान में पहला प्रावधान ये किया गया कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है वह भारत में नहीं है। और भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। भारत ने अपना कोई धर्म ही नहीं रखा। भारत सभी धर्मों को समान समझता है। हमारी सरकार अगर अमरनाथ की यात्रा कराती है तो हमारी सरकार हज के लिए भी पैसा देती है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ की सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। अगर हमारे यहाँ की सरकार वैष्णो देवी के लिए कुछ फंड देती है, कुछ पैसा देती है, तो मस्जिद के निर्माण के लिए भी पैसा देती है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उसके साथ में जो मस्जिद के लिए भी भूमि भारत सरकार के द्वारा दी गई है। हमारे यहाँ पर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जो है गुरुद्वारा, उसके लिए भी पैसा भेजा जाता है। तो साथ ही साथ अगर उसके लिए मदद की जाती है तो साथ ही साथ गिरजाघरों के लिए भी मदद की जाती है। यानी हमारे यहाँ पर भारत की सरकार का या सत्ता में रह रहे जो लोग हैं या जो सत्ता है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों को समान मानती है। तो पहला तो प्रावधान यही हो गया। दूसरा, संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। हमारे यहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा जाता है। हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता है। यह कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारा संविधान सभी नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। आप भारत में रहते हैं, आपका मन करे, आपको अच्छा लगे, आप मंदिर भी जाओ, आप मस्जिद भी जाओ, आप गुरुद्वारे भी जाओ, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ठीक, आपका मन ना करे आप मत जाओ। भारत की सरकार ये नहीं कहती कि नहीं कुछ हो जाए तुम मंदिर ही जाओगे लेकिन मस्जिद नहीं जाओगे। ठीक है, मतलब कि हर एक नागरिक को आज़ादी है। रोज़े रखने वाले अपने रोज़े भी रखते हैं नवरात्रे रखने वाले अपनी नवरात्रे भी रखते हैं, रावण का दहन भी करते हैं, रावण का पुतला दहन भी करते हैं, गणेश जी को भी लेकर के आते हैं, ताजिए भी निकालते हैं। तो इसका मतलब नागरिकों को स्वतंत्रता है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं पूरी स्वतंत्रता के साथ में। ठीक, तो ये किस बात को शो करता है, किस बात को दर्शाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तीसरा, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। जो भारत का संविधान है वह अगर धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में किसी तरीके का कोई भेदभाव किया गया है तो वो संविधान की नज़र में एक अपराध है और उसके लिए सज़ा देगा। कौन देगा? न्यायपालिका देगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि किसी भी विद्यालय में आप प्रवेश लेने के लिए गए
तो विद्यालय आपसे ये नहीं कह सकता कि आप मुस्लिम हैं या आप हिंदू हैं तो हम आपको प्रवेश नहीं देंगे। उसे प्रवेश देना पड़ेगा, चाहे आपका धर्म कुछ भी हो। आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, उसे सिर्फ ये देखना है कि क्या आप इस कक्षा में प्रवेश के योग्य हैं या नहीं। उसे ये नहीं देखना कि आपका धर्म हिंदू है, आपने कलावा बांधा हुआ है या आपने टोपी पहनी हुई है। उन्हें ये नहीं देखना। उन्हें क्या देखना है कि आप में ये योग्यता है कि आप विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं या नहीं ले सकते। यही सेम जो कहानी है, यही समान जो बात है वो लागू होती है नौकरियों पर। किसी भी संस्थान में नौकरी देने से ना तो सरकार और ना जो आपके निजी संस्थान हैं वो इस बात पर मना कर सकते कि हम आपको इसलिए नौकरी नहीं दे रहे क्योंकि आप ईसाई हैं। और ये पद हमने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रखा है? मुसलमानों के लिए रखा है। तो ये अगर ऐसा कोई भी संस्थान करता है तो वो क्या है? दंड का अधिकारी होगा। उसे क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, दंड का पात्र होगा वो, ठीक। और उसे दंड कौन देगा? न्यायपालिका देगी, ठीक है। चौथा, और इससे यह पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें कामकाज को लेकर के, विद्यालयों में प्रवेश को लेकर के धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक। चौथा, फोर्थ, इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। लेकिन देखो, एक बात है, लेकिन जो हमारी सरकार है वो धर्म से परे है, यानी वो किसी धर्म को नहीं मानती। उसके लिए सभी धर्म क्या हैं? समान हैं। भारत के संविधान के लिए सभी धर्म समान हैं। लेकिन संविधान ने सरकार को ये अधिकार दिए हैं कि आप किसी भी धर्म में कुछ ऐसा अगर पाते हैं जिससे मानव अधिकारों की हानि हो रही है या जो मानव कल्याण के विरुद्ध है, अगर कोई ऐसा रीति रिवाज जो आप ऐसा पाएं या सरकार ऐसा माने कि ये रीति रिवाज मानव कल्याण के लिए नहीं है, इससे मानव की हानि हो रही है, तो वह तब धर्म में हस्तक्षेप सरकार कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए जादू टोना जो होता है, ठीक है, जादू टोना, बाल विवाह एक धार्मिक मुद्दा है। आपका 3 तलाक एक धार्मिक मुद्दा है। धर्म बताता है कि 3 तलाक जो है वो ठीक है, लेकिन ऐसा पाया गया कि 3 तलाक की वजह से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका शोषण किया जाता है, उनको सामाजिक पहचान नहीं मिल पाती, ठीक। तो फिर सरकार ने क्या किया? उसमें हस्तक्षेप किया कि नहीं भाई ये तो गलत है, इससे महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके मानव अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। तब फिर सरकार ने क्या किया? नियम बनाया कि भाई 3 तलाक जो है वो लागू नहीं होगा, ठीक। और दूसरी चीज़, आपके धर्म में ये इजाज़त है, हिंदू धर्म में खास तौर पर, कि जो शूद्र होते हैं, जो दलित होते हैं, उनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते, उनके हाथ का छुआ खाना नहीं खाते, उन्हें घर के एकदम बाहर, वो जिस कुएं पे जाते हैं वहाँ पर कोई और पानी नहीं भरता। तो इस तरीके के जो रिवाज थे, जो रीतियाँ थी, वो हमारे समाज में रूढ़िवादियाँ चल रही थी। पर सरकार ने क्या पाया या संविधान ने क्या पाया कि ये तो गलत है, इससे मानव अधिकारों की हानि हो रही है। तो फिर सरकार ने छुआछूत के विरुद्ध कानून बनाया कि जो भी अगर इस तरीके का करेगा तो होगा ये आपके धर्म का मसला, आपके धर्म का मुद्दा होगा, लेकिन क्योंकि इससे मानव की हानि हो रही है, मनुष्य के अधिकार छीने जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? हस्तक्षेप करेंगे। और अगर कोई इस भी प्रथा को अगर कोई फॉलो करेगा तो वह सरकार की नज़रों में क्या होगा? गुनहगार होगा और उसे सज़ा भोगनी पड़ेगी, ठीक है। तो धर्म, वैसे सरकार क्या है? धर्म में हस्तक्षेप नहीं करती, उसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर वो कहीं पे ऐसा देखती है कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, मानवों की हानि हो रही है, तो संविधान सरकार को यह शक्ति देता है कि वह इसके विरुद्ध कानून बनाए, ठीक। समझ में आया? तो ये है आपका
भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन को दिखाने वाले प्रावधान। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि राजनीति किस प्रकार जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है। यानी कि जो राजनीति है वह किसी देश की जाति व्यवस्था को, अलग अलग जो हमारे यहाँ जातियाँ हैं उनको किस तरीके से उसकी व्यवस्था को राजनीति प्रभावित करती है। ठीक है, देखो, जाति प्रथा का राजनीति पर प्रभाव, जिस प्रकार जाति राजनीति को प्रभावित करती है उसी प्रकार राजनीति भी जाति पर प्रभाव डालती है। देखिए, जिस प्रकार जाति, आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण होकर क्या होगा, सारे वोट आपको ही मिल जाएंगे ब्राह्मणों के, तो राजनीति क्या हुई, इससे प्रभावित हुई। जैसे ही कोई ब्राह्मण व्यक्ति खड़ा हुआ तो ये तय हो जाता है कि अब ब्राह्मणों के तो सारे मत उसे ही जाएंगे, चाहे कोई दूसरे धर्म जाति का जो व्यक्ति है वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ब्राह्मण वाला व्यक्ति, जाति का व्यक्ति चाहे कितना ही भ्रष्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी क्या होगा, जो भी ब्राह्मण लोग होंगे या जो ब्राह्मण जाति से संबंधित होंगे वे क्या करेंगे, जाति की वजह से अपने सारे जो मत होंगे वो ब्राह्मण जो आपका कैंडिडेट है उसे ही देंगे। ठीक, दैट मीन्स कि जो जाति है वह राजनीति को प्रभावित करती है, उसी प्रकार से जो राजनीति है वह भी जाति को प्रभावित करती है। अब देखें कैसे करती है। नंबर 1, हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, इसलिए पहले वह अपने समूह की जिन जातियों को छोटा या नीच बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब वह उन्हें साथ लाने की कोशिश करती है। देखिए, हम देख रहे हैं कि राजनीति कैसे जाति को प्रभावित करती है। अब राजनीति में कोई व्यक्ति आना चाहता है, अपनी राजनीति करना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो विभिन्न जातियों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश करता है। जैसे जब चुनाव का समय आता है तो अगर आप लोग अखबार पढ़ते होंगे और न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे तो आप सुनते होंगे कि नेता क्या करते हैं, दलितों के घर जाकर के खाना वाना, उनके यहाँ घूमना या उनके यहाँ विज़िट करना ये शुरू करते हैं। ठीक, इसकी शुरुआत करते हैं। इससे वो क्या दिखाते हैं कि हाँ, हम भले ही ऊंची जाति के हैं या हम भले ही ब्राह्मण हैं, लेकिन हम इन जातियों से भी उतना ही प्रेम करते हैं, इन जातियों को भी हम अपनी तरह ही समझते हैं, हमारे मन में इन जातियों को लेकर के कोई भेदभाव नहीं है, जो निचली जातियां हैं उन्हें लेकर के हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति करनी है, उन्हें अपनी जाति के वोट के साथ साथ, अपनी जाति के मत के साथ साथ इन जातियों के मत की भी ज़रूरत है, तभी तो वो सत्ता में आ पाएंगे, उसके पहले तो नहीं आएंगे। तो क्या करते हैं, गांव-गांव जाना शुरू करते हैं, छोटे जो आपके दलित वर्ग होता है उनके यहाँ पर खाना खाना शुरू करते हैं, उनकी बेटी की शादी में शामिल होना शुरू करते हैं। ये सब चीज़ें आप देखते होंगे, और अगर आप अब से भी देखना शुरू करेंगे तो आप इस तरीके के 1-2 केसेस आपको मिल जाएंगे। तो पहला यही है कि अब ऐसी जातियां क्या करती हैं, दूसरी जातियों को भी अपने में मिलाने की कोशिश करती हैं। दूसरा, चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर काबिज नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है। तो ये होता है। नंबर 3, राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा जाति और पिछड़ा जाति। ये भी होता है राजनीति में। अगड़ा जाति और पिछड़ा जाति, जो लोग विकास में पिछड़ गए वो पिछड़ी जाति से, जो लोग विकास में आगे आ गए वो अगड़ा जाति से। यानी कि जातिगत रूप से भी क्या होता है, 2 समूह बन जाते हैं, अगड़ा जाति का और पिछड़ा जाति का। तो एक समूह में कई सारी जातियां होती हैं। ठीक, इस प्रकार राजनीति जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है। जाति प्रथा का अगर हम समाज पर प्रभाव देखें
अभी हम देख रहे थे राजनीति पर प्रभाव, अब हम देखते हैं जाति व्यवस्था का या जाति प्रथा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, प्रश्न 5 का उत्तर आप देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। समाज पर अगर हम बात करें जाति प्रथा का तो क्या प्रभाव पड़ता है, समाज कई वर्गों में टूट जाता है, कई वर्गों में विभक्त हो जाता है। जाति की वजह से समाज में विघटन दिखाई देता है। एक जाति जो कि आपकी ऊपर उठ जाती है और दूसरी जाति पिछड़ी रह जाती है। एक का विकास जल्दी हो जाता है, दूसरी का विकास उतनी तीव्रता से नहीं हो पाता, और एक जाति दूसरी जाति को दबाने की भी कोशिश करती है। यानी कि अगर जाति प्रथा का समाज पर प्रभाव हम देखें तो हमें सांप्रदायिकता भी देखने को मिलती है, हमें विकास में कमी भी देखने को मिलती है। ठीक, बाकी और आप जो क्वेश्चन बैंक में आपकी में ये उत्तर दिया गया है इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। चलिए, अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत की जो विधायिका है, जैसे संसद भारत की क्या है, केंद्र स्तर की विधायिका है, जिसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में भी विधायिका होती है जिसे हम क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। विधायिका ऐसी जगह है जहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं या नियम बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वहाँ पर या विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाएं कितनी हैं जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वो बताना है हमें। तो ये स्थिति बहुत खराब है। महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व की स्थिति है विधायिकाओं में, वह बहुत अच्छी नहीं है, अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा जो कि आपका केंद्र की विधायिका है, इसकी बात करें तो महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों की 10% भी नहीं है। यानी अगर कुल सांसद 100 हैं तो महिला सांसद सिर्फ 9, 8 या फिर उससे भी कम है। ठीक, अगर राज्य की विधानसभाओं की बात करेंगे, उनका प्रतिनिधित्व और भी कम है, यानी कि 5% से भी उनका प्रतिनिधित्व है। हम खुद भी देखते हैं, आपकी अगर हम विधानसभा की बात करें, उत्तर प्रदेश की ही विधानसभा, तो आपकी विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं, मुश्किल से 10, 12, 15 महिला विधायक होंगी आपके यहाँ पर। अब वो फिर भी थोड़ी ज़्यादा होने लगी हैं, आज से 10-15 साल पहले तो वो भी बहुत कम होती थी। इतने वर्षों में, हमारी आज़ादी के इतने वर्षों में अब तक सिर्फ हमारी एक महिला प्रधानमंत्री हुई है, एक महिला राष्ट्रपति हुई है। इसी बात से पता चलता है कि भारत के अंदर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधायिकाओं में कितना कम है। ठीक है, इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। भारत काफ़ी पीछे है। किनसे? अफ्रीका, जो कि बहुत ही कम डेवलप्ड आपका कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, महाद्वीप कह सकते हैं, उससे भी पीछे है भारत। ठीक, इस मामले में कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। बिल्कुल सही बात है। जो मंत्रिमंडल है, अभी का ही हम अगर मंत्रिमंडल देखें तो मोदी जी की सरकार में वो फिर भी थोड़ा सा सुधरा है, महिलाओं की उसमें स्थिति फिर भी सुधरी है। कई हमारे सामने महिला मंत्री हमें देखने को मिली, जैसे सुषमा स्वराज जी थी आपकी, स्मृति ईरानी हो गई आपकी ये जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, ये हो गई। लेकिन इसके पहले तो इन सारे पदों पर हमें पुरुष ही दिखाई देते थे, और अभी भी ये जो है नंबर संख्या ये काफ़ी कम है। ठीक, तो महिलाओं की स्थिति विधायिका में बहुत खराब है, उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन करना है। ऐसे कारक बताने हैं जो लैंगिक असमानता को बढ़ाते हैं, यानी स्त्री और पुरुष के बीच के जो विभेद हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। इस पर हमें बात करनी है, ऐसे कारणों पर। ठीक, पहला कारण श्रम का लैंगिक विभाजन। बिल्कुल सही बात है। लैंगिक असमानता को
और बढ़ाता है श्रम का लैंगिक विभाजन। स्त्रियां सिर्फ घर के काम करेंगी, पुरुष बाहर के। ये क्या है? श्रम के आधार पर विभाजन, और इसकी वजह से लैंगिक विभाजन और बढ़ जाता है। ठीक, ऐसा नहीं है, देखिए जो स्त्रियां कार्य घर पे करती हैं, खाना बनाने का या कपड़े धोने का, वो पुरुष बाहर जाके नहीं करते। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर दर्जी, कपड़े धोने वाले जो आपके धोबी होते हैं वो, और आजकल होटल्स में जो शेफ़ होते हैं वो सब पुरुष हैं। वही सेम काम, वही समान कार्य महिलाएं कर रही हैं, लेकिन घर पे कर रही हैं। उसका उन्हें कोई भी पेमेंट या कोई भी पैसा नहीं मिलता, लेकिन पुरुषों को उसी काम के लिए पैसा दिया जाता है। यानी श्रम का जो लैंगिक विभाजन है उसकी वजह से लैंगिक असमानता और बढ़ जाती है। दूसरा, बालिकाओं के प्रति उपेक्षा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अब तो खैर ये फिर भी जो आपकी मतलब स्थिति है बदल रही है, लोग अब ऐसा नहीं मानते, लेकिन अगर कुछ समय पहले हम देखें, और अभी भी बहुत सारे इलाके भारत के ऐसे हैं, जैसे हरियाणा राज्य हो गया, जहाँ पर बालिकाओं के जन्म को सही नहीं माना जाता। कोई नहीं चाहता कि बालिका जन्म ले, वो चाहते हैं कि जो बेटा है वह हमारा क्या चलाता है, वंश चलाता है, तो उसका ही जन्म होना चाहिए, और पुत्र की उन्हें चाह बहुत ज़्यादा होती है। तो एक कारण ये भी है कि बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है, जिस वजह से लैंगिक विभाजन और ज़्यादा बढ़ता जाता है। नंबर 3, 2 कारण हमने देख लिए। नंबर 3, बाल विवाह। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लैंगिक विभाजन क्या होता है, बढ़ता जाता है। हालांकि सरकार ने इसके लिए कानून बनाया है, पर फिर भी अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं भारत के, राजस्थान हो गया जिसमें प्रमुख रूप से, जहाँ पर बाल विवाह अभी भी कर दिया जाता है। और इस वजह से क्या होता है, देखिए जब बाल विवाह हो जाता है तो जो पुरुष है या जो लड़का है वो तो स्वतंत्र है, आज़ाद है, उसकी अपनी शिक्षा वगैरह सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पर जो लड़की होती है उसको घर के सारे काम करने होते हैं, तो फिर उसकी शिक्षा, उसकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, रुक जाती हैं, जिस वजह से लैंगिक विभाजन और ज़्यादा बढ़ जाता है। चौथा, विधवा विवाह की आज्ञा न होना। एक बार विधवा हो जाने के बाद पुनः विवाह की आज्ञा नहीं होती। रिवाजों में रूढ़िवादिता हमारे यहाँ इतनी फैली हुई है कि विधवा विवाह को या विधवा के विवाह को सही नहीं माना जाता, तो जिसकी वजह से लैंगिक विभाजन हमें और दिखाई देता है। जबकि पुरुष ऐसा नहीं है, पुरुष कर सकते हैं, अगर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो वो एक ही नहीं कई विवाह कर सकते हैं, बहु विवाह की प्रथा होती है, परंतु स्त्री के साथ में ऐसा नहीं होता। तो ये क्या दिखाता है कि लैंगिक विभाजन हमारे समाज में फैला हुआ है। 5वां, भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। ये तो हमने अभी देखा, तो यह भी हमें दिखाता है कि स्त्रियों को राजनीति में लोग नहीं आने देना चाहते। जो हमारा 3rd स्तर का यानी कि जो पंचायत स्तर पर 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया, उसका जो पीछे कारण था या उसका जो उद्देश्य था वो यही था कि जिससे से ज़्यादा महिला प्रतिनिधित्व बढ़े, गांव में या गांव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर यह प्रतिनिधित्व बढ़े। लेकिन अब वहाँ पर उल्टा ही होने लगा। महिला को प्रधान बना तो देते हैं, लेकिन उसे आता कुछ भी नहीं है, और उनके पति जो होते हैं सारी सत्ता वही संभालते हैं। यानी महिला जो होती है, क्योंकि वो सीट उनके लिए आरक्षित की गई है, इसीलिए उसको खड़ा कर देते हैं और उसको प्रधानी लड़वा देते हैं, प्रधानी का इलेक्शन उसे लड़वा देते हैं और प्रधान बनवा देते हैं। लेकिन सारा जो काम होता है, सारी जो चीज़ें होती हैं वो किसके हिसाब से चलती हैं, उसके पति के हिसाब से चलती हैं। तो उसे प्रतिनिधित्व तो मिल गया है, लेकिन अधूरा सा, अभी उसका जो अधिकार है उसे पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है। ठीक, तो यही सारे जो हमारे कारक हैं, इनकी वजह से भारत में हमें लैंगिक असमानता ज़्यादा देखने को मिलती है, और यह दिन पे दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती भी जा रही है। कई इलाकों में तो बढ़ती जा रही है, कई में कम भी हुई है। ठीक, तो इस तरीके से आप इस आंसर को पूरा लिखेंगे। चलिए, एक प्रश्न और है आपका,
विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दीजिए। जो सांप्रदायिक राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति मैंने बताया एक धर्म को श्रेष्ठ बताना और दूसरे को बेकार बताना, तब जो हमारी राजनीति की जाती है जिस आधार पर, उसे हम कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति। देखिए, सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। जो सांप्रदायिकता है, एक धर्म को श्रेष्ठ बताना, दूसरे को उससे कम बताना, जो ये सांप्रदायिकता की भावना है वह राजनीति में कई रूप धारण कर लेती है। जैसे सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। होता क्या है कि एक धर्म कहता है हम श्रेष्ठ हैं, हमारे धर्म सबसे ऊंचा है, और दूसरा धर्म बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है, या वह हमसे निचला है, या वह हमसे नीचा है। इस बात को लेकर के क्या की जाती है, राजनीति की जाती है। सबको हिंदू धर्म में ही मिलाने की कोशिश की जाती है और कहा जाए, मान लीजिए कि ईसाई धर्म जो है वो बिल्कुल हमसे नीचे है, तो क्या होगा, राजनीति में सांप्रदायिकता आएगी। दूसरा, सांप्रदायिक भावना वाले धार्मिक समुदाय राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। जैसे भारत में अकाली दल, हिंदू महासभा। सांप्रदायिकता की भावना है उनके अंदर, वह अपने धर्म को उच्च बताते हैं और क्या करते हैं, गठन कर लेते हैं, संगठन बना लेते हैं लोगों का। अब एक व्यक्ति नहीं, सब इसी विचारधारा को मानने लगते हैं और राजनीति करने लगते हैं, अपनी मांगें उठाने लगते हैं। ठीक। नेक्स्ट 3 नंबर, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा धर्म और राजनीति का मिश्रण किया जाता है। सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दल क्या करते हैं, धर्म को राजनीति में मिला देते हैं। जैसे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली थी तो उन्होंने क्या किया, धर्म को राजनीति से जोड़ा और क्या कहा, अगर हम सत्ता में आए तो हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाएंगे, यानी अयोध्या मंदिर बनेगा अगर हम राजनीति में आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, राजनीति को धर्म से जोड़ दिया। ठीक। और वोट हासिल करने की कोशिश की, यही हुआ। चौथा, कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगे, नरसंहार भी करती है। सांप्रदायिकता यानी कि अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने वाली जो भावना है, कई बार दंगों का रूप भी ले लेती है कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, आपका धर्म हमसे नीचे है, और इसकी वजह से लोगों के बीच में इतना विरोध पैदा होता है, आपस में इतना टकराव होता है कि दंगे और हिंसा भड़क जाती है। और हमारे जो मेरठ और मुजफ्फरनगर का इलाका है, यहाँ पर तो अक्सर ऐसा होता है। ठीक। तो इसकी वजह से हमने क्या देखा कि सांप्रदायिकता की वजह से या सांप्रदायिकता की मानसिकता की वजह से दंगे भड़क सकते हैं, उसका राजनीतिकरण हो सकता है। राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो वोट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा आज का जो ये सेशन था ये कंप्लीट होता है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय के थे वो हमने कुछ देखे यहाँ पर, उसके साथ जुड़ी हुई जो भी बातें थी हमने उन्हें डिस्कस किया। आप लोग निरंतर जो अभ्यास है प्रश्नों का वह करते रहिए विद्या क्वेश्चन बैंक से। थैंक यू सो मच।